क्या लगता है लालता प्रसाद यादव के बेटे जिसने अनुराग यादव को मारा है उसको कैसी सज़ा मिल सकती है इस मामले में? इस मामले में साथियों नमस्कार। इस वक्त हम एक बार फिर से मौजूद हैं अनुराग यादव के घर पर और हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम यादव, वकील जो अनुराग यादव का केस देख रहे हैं। वकील साहब, 5 महीने हो गए हैं इस मामले को, कहाँ पर लेट हो रहा है जबकि सारा कुछ साफ है? उसने तलवार से एक ही झटके में है कि ये डे लाइट मर्डर है और दिन को उनकी निर्मम हत्या की गई है, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून की व्यवस्था बनाई गई है और कानून की व्यवस्था के अनुसार उन हत्यारों को पकड़ कर जेल भेजा गया और उनकी विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए गए, जिसमें कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो रही है और तारीख के दिन इसमें 2 लोग जुवेनाइल घोषित किए गए। सूरज और शशांक अभियुक्त जो हैं ये नाबालिग हैं। कोर्ट द्वारा प्रोसीडिंग में इनको जुवेनाइल प्रक्रिया के अनुसार घोषित किया। उसमें घोषित करने में इनको 4-5 तारीखें गई, तो वो जुवेनाइल घोषित होने के बाद उनकी जमानत की अर्जी दाखिल की गई, जिसको नाबालिग न्यायालय ने खारिज कर दिया। उसकी अपील माननीय जिला न्यायालय में दाखिल है, जो अंतरित होकर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट प्रथम के यहाँ विचाराधीन है, जिसमें 17 तारीख सुनवाई हेतु नियत है। और इसके बाद ये पत्रावली जो जिला जनपद न्यायाधीश के यहाँ विचाराधीन है। जज साहब बहुत अच्छे हैं, प्रक्रिया के अनुसार इसमें त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। आरोप तय हेतु तिथि लगी हुई है, उसमें उन्मोचन प्रार्थना पत्र राजेश की तरफ से दिया गया है, जिसके सुनवाई हेतु कल की तिथि नियत थी। कल सुनवाई न हो पाने के कारण इसमें पुनः 18 की तिथि नियत हुई है। तो कोर्ट में जो प्रक्रिया बनाई गई है, हर कोई जान रहा है कि इनकी निर्मम हत्या हुई। कोर्ट उसी दिन इनकी सज़ा कर नहीं देगी। प्रक्रिया के अनुसार कानून के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उभय पक्षों को भी मौका दिया जाता है और उनको सुनवाई करने के पश्चात जजमेंट कोर्ट करती है। तो कोर्ट में थोड़ा समय प्रक्रिया बनी है, हमारी विधि व्यवस्था ऐसी है कि जिसके अनुसार ये कार्रवाई हो रही है। तो इसमें हम समझ रहे हैं कि थोड़ी सी हम लोग गुजारिश और करेंगे अपने जनपद न्यायाधीश से कि इसकी कार्रवाई और त्वरित चलाई जाए। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोग अर्जी देंगे कि इस कार्रवाई को त्वरित किया जाए, कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण हो। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय न्यायालयों द्वारा न्याय ही मिलेगा और जो अपराधी हैं उनको दंड मिलेगा। क्या लगता है लालता प्रसाद यादव के बेटे जिसने अनुराग यादव को मारा है उसको कैसी सज़ा मिल सकती है इस मामले में? इस मामले में उनको मृत्युदंड तक तो मिलना चाहिए और मृत्युदंड का प्राविधान भी है और कोर्ट तमाम एविडेंस के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमारी राय है कि उनको मृत्युदंड देगी। अभी ये सुनवाई शायद थी इनकी, उसमें क्या हुआ है? अभी एक उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हुए हैं राजेश, उनके सुनवाई उनके प्रार्थना कि हम उस समय मौजूद नहीं थे, घटना के समय मेरा कोई रोल नहीं है, हम मौजूद नहीं थे, मुझको उन्मोचित किया जाए। हाँ, जो दरोगा जी हैं, तो उनके सुनवाई हेतु 18 की तिथि नियत है कि ये मौजूद थे, इनके खिलाफ एविडेंस है, क्या ये कॉन्स्पिरेसी में आते हैं कि नहीं आते हैं, इस पर अभी सुनवाई कोर्ट करेगी 18 को और 18 को अपना निर्णय देगी कि वो इससे वंचित हो सकते हैं कि ये उसमें शामिल रहेंगे। एक अनुराग यादव का ही मामला नहीं है कोर्ट में, लाखों मामले ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट में। उनका निवारण इतने जल्द क्यों नहीं किया जाता? जल्द से जल्द यानी क्यों नहीं किया जाता? कई पीढ़ियां इसमें गुजर जाती हैं, लोगों के चप्पलें घिस जाते हैं, उसमें कितने लोग मार दिए जाते हैं, कितने लोग खुद से मर जाते हैं, लेकिन मुकदमा कभी ख़त्म नहीं होता। ये न्यायिक प्रक्रिया हमारे सिस्टम की है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था, हमारी कानून की प्रक्रिया है। अब इसके लिए सवाल हमारे नेता जो हैं संसद में और कोई परिवर्तन करें कि त्वरित और न्याय कराया जाए, तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार होते हैं, न कि ये जजेज जिम्मेदार हैं। उनको प्रक्रिया पूरी करनी, वो अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। और जो हमारी यहाँ की व्यवस्था बनाई गई है कि इस तरह से हमारी कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी, उस प्रक्रिया के अनुसार ये विलम्ब होता है। आप एक अधिवक्ता हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी मामला हो जिसमें एक समय निर्धारित किया जाए, कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि एक समय निर्धारित किया जाए कि इस मामले को इतने समय में किसी भी हालत में इसको ख़त्म करना है,
तो क्या ऐसा कानून नहीं बन सकता? नहीं, कानून ऐसा बनता है, आदेश भी आते हैं, हाई कोर्ट के तमाम आर्डर्स आते हैं, डायरेक्शन आते हैं कि इसको इतने दिन में निपटा दिया जाए। निपटाने के बाद क्या वो जजमेंट आखिरी हो जाता है हमारे यहाँ उस जजमेंट के बाद भी व्यवस्था बनी है कि हाई कोर्ट जाके अपील करें, उसके बाद भी व्यवस्था बनी है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, तो इस प्रक्रिया में विलम्ब होता है। तमाम बाकी देश हैं, आप देखते होंगे कितनी तेज़ी से वहाँ पर कार्रवाई होती है। विदेशों की बात हमारी सरकार करती है, विदेशों का कानून नहीं देखती क्या, कैसे वहाँ पे कार्रवाई होती है तुरंत। तो ये हमारे सिस्टम और हमारे का प्रक्रिया की बात है। अगर वो कोई कानून बना दें, हमारी संसद इस तरह से बनावे कि तत्काल तुरंत दंडित करें, तो देखिए कानून में ये बना हुआ है कि सबको अपने बचाव का मौका भी दिया जाना चाहिए। तो हर व्यवस्था को देखते हुए कि कहीं अन्याय न हो जाए, इस व्यवस्था को देखते हुए न्याय किया जाए। और इसी न्याय प्रक्रिया को जो बनाई गई वो थोड़ा लंबी है और उसी प्रक्रिया के अधीन थोड़ा विलम्ब होता है। कुछ नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, जजेस कम हैं, इसलिए भी कुछ विलम्ब हो रहा है। तारीख पे तारीख लोगों को मिलती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि लोग कितने लोग इसमें चले जाते हैं, उनकी पीढ़ियां आके लड़ती हैं मुकदमे को। इससे क्या फ़ायदा होता है लोगों को? नुकसान ही होता है ना। फ़ायदा या नुकसान ये हमारे जिम्मेदार लोगों के प्रति है। जब एक व्यक्ति के ऊपर 500 मुकदमा दे दिया जाएगा तो वो भी तो आदमी जज बन के बैठा हुआ है, 500 मुकदमे को एक दिन तो निस्तारित कर नहीं देगा। उसके लिए हमारे पास और व्यवस्थाएँ बड़ी की जाए, कोर्टें ज़्यादा की जाएँ, उनके पास समय दिया जाए, वो जल्दी जल्दी निस्तारित करें। व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था की कमी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था बनी हुई है, जो और जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए ये व्यवस्था है कि वो लोग इसके लिए चाहें तो जल्दी हो सकता है। आप कितने साल से वकालत कर रहे हैं? हम 2000 से वकालत कर रहे हैं। 25 साल से। 25 साल से। क्या आपने कभी आपके ऐसे संज्ञान में कोई ऐसा मामला आया जिस तरीके से अनुराग यादव के साथ किया गया है? ऐसा कोई मामला कभी आया था इस क्षेत्र में या कहीं भी आपने सुना था? हाँ, इस तरह से 3-4 मामले हमारे सामने आए हैं। कुछ में मैं पक्ष में, कुछ में विपक्ष में वकालत किया। क्या हुआ था उस मामले में? उस मामले में आजीवन कारावास हुआ है। कुछ लोग आज भी जेल में पड़े हुए हैं। अगर इस तरीके से लोग एक दूसरे को मारते रहें और जेल में डालते रहें तो एक दिन जेल भी तो भर जाएगा। जेल भर भी रहा है, खाली भी हो रहा है। तो वो जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो तो चल रहा है। तो इस तरह से जो दंडित किए जा रहे हैं उसमें उनके जो प्रक्रिया के अनुसार दंड है वही न दिया जाएगा। अब ये तो हमारे संसद और हमारे संविधान की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसको कितना दंड, कैसे दंड दिया जाए। तो इस पर अभी कानून बदले भी हैं, कुछ संशोधन भी किए गए हैं, तो उसी अनुसार दंड दिए जा रहे हैं। लोग अपराध करके बेल पे छूट जाते हैं, खुलेआम ऐसे घूमते रहते हैं, लोगों को धमकाते रहते हैं, मारते रहते हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। नहीं, सब अपराध करके नहीं छूट रहे हैं। कुछ लोग तो जेल में ही रह के उनका ट्रायल कर दिया जा रहा है और उसी जेल के अंदर भी उनकी सज़ा भी हो जा रही है और वो सज़ा काट भी रहे हैं। तो कुछ लोग छूट रहे हैं, कुछ लोग सज़ा काट रहे हैं। तो ये केवल नहीं कहा जा सकता कि जो लोग बंद हैं उनको बेल दे दी जा रही है। और अभी तक इस मामले में राजेश को माननीय हाई कोर्ट ने बेल दिया है, तो उस पर भी कैंसिलेशन हम लोग मूव करेंगे और इसमें अभी तक किसी को बेल नहीं मिली है। जिस तरीके से कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, आज 5 महीने हो गए हैं, क्या लगता है कि आने वाले कुछ समय में ही इस मामले का निस्तारण किया जा सकता है? हाँ, कोर्ट अगर तत्परता बरती और त्वरित न्याय की तो हम समझते हैं कि 1 साल 1.5 साल के अंदर ये निस्तारित हो जाएगा मामला। जी, आप थोड़ा सा आगे आइए। आप थोड़ा सा इधर आइए, खड़े रहिए। आप परिवार से ही हैं? जी, आप उस वक्त जब ये घटना हुई थी तो कहाँ पर थे? मैं साथ था, अनुराग के साथ था मैं। आप अनुराग के साथ थे? मैं अनुराग के साथ था। हम और अनुराग चचेरे भाई हैं। तो मेरा चचेरा भाई था। हम लोग निकले थे घर से, खेत जा रहे थे। उसी दौरान ये अचानक एकाएक, ये सब पूरी प्लानिंग के तहत पहले से ही अपना योजना बनाए थे कि इस तरह से मारना है। तो कहीं न कहीं ज़्यादा टारगेट उनका जो था मेरे ऊपर था। लेकिन उस दौरान मैं तो वहाँ से निकल लिया, लेकिन फंस गया अनुराग। उसको ये लोग घेर के मार दिए। अच्छा, जब वहाँ पे आप अनुराग के साथ मौजूद थे, अनुराग को जब वो लोग घेरे तो आप वहाँ से भाग गए उनको छोड़कर अनुराग को? देखिए, उस समय छोड़कर भागने की बात नहीं थी, यहाँ भागने की स्थिति ही नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ था नहीं। मैं दातून कर रहा था, अनुराग ब्रश करते हुए निकले थे और ये लोग वहाँ से तलवार लेकर घर में से निकले। कुछ लाठी डंडे भी थे, धारदार हथियार थे, असलहे भी थे। अब ये लोग ललकारते हुए दौड़ाए हम लोगों को, तो मैं तो भागा उस स्कूल की तरफ।
लेकिन ये बच्चा वहाँ फंस गया, दौड़ा को मार दिया। उसके बाद ये लोग घेर के उसको मार दिए। और ये घटनाक्रम टोटल 1 मिनट के अंदर हुआ। और मार के वो फिर भाग गया। मार के सभी लोग भाग निकले, यानी समय नहीं मिला किसी को कुछ समझने का कि ये हो क्या रहा है। यानी पहले से इन लोगों की प्लानिंग थी, इसी वजह से इतने तमाम वेपन्स वगैरह ये लोग एकत्रित किए हुए थे। वकील साहब, पहले से भी इस मामले में जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि 40 साल से मुकदमा चल रहा था, उसके उपरांत लालता प्रसाद और उसका बेटा असलहे लेके धमकाना मारना तमाम इस तरीके से हरकत करता रहा और इनके परिवार वाले प्रशासन से शिकायत करते रहे। क्या अगर उस समय हाँ, अगर प्रशासन तत्परता बरता होता और अपनी सक्रियता निभाया होता, अपनी जिम्मेदारी निभाया होता, तो ये घटना रोकी जा सकती थी। लेकिन प्रशासन तब तक लापरवाह होता है जब तक कोई घटना नहीं हो जाती, तब तक वो यूँ दरखास्त लेते रहेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करें, नियमानुसार कार्रवाई करें, अपने अधीनस्थ को ये आदेश देते रहेंगे। मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे और न तो उस पर कोई कार्रवाई गंभीरता से, न कोई अपने की जिम्मेदारी, अपने ऊपर वाले को दे दीजिए एप्लीकेशन, वो लिख देगा कृपया फला नियमानुसार कार्रवाई करें, वो नीचे वाले को दे दी, नीचे वाला पाया कृपया फला अब नियमानुसार कार्रवाई करें, नीचे वाला आया ये हो रहा वो हो रहा है, अपनी ये माने वो एक प्रक्रिया अपनी पूरी करते हैं जिसको खाना पूर्ति कहते हैं। यानी प्रशासन की लापरवाही इसमें है। प्रशासन की लापरवाही न रही होती तो आज ये नौबत न आई होती, न वो विपक्ष इकट्ठा कर पाते, न उतनी हिम्मत जुटा पाते कि ये हत्या कर देते। और ये मामला बताया जा रहा है, तब भी इनके पिताजी, इनके परिवार वाले यही कह रहे थे कि मामला ज़मीनी विवाद था और 40 साल से चल रहा था। इसमें राजस्व विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है कि नहीं? राजस्व विभाग और पुलिस विभाग अगर सक्रिय रही होती तो ये घटना बच सकती थी। हमने इसीलिए कहा कि तमाम मामले ऐसे मुकदमे चलते रहते हैं, उसमें लोगों की कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, जान चले जाते हैं, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पाता। अब यही ले लीजिए, 40 साल से चल रहा था, अगर इसका निवारण किया गया होता सही समय पे, समाधान अगर करे होते, शासन प्रशासन देखे होते कि क्या मामला, सबको उसमें जितना जिसका पड़ता था सबको अलग कर दिया। और इसके लिए अगर वैधानिक कार्रवाई करी होती तो उनके घर के अंदर इतने हथियार का जो जखीरा रखा गया, वो पुलिस की ड्यूटी थी कि कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। ये नक्सलियों की तरह जब घर में किसी का अगर इस तरह का हथियार बरामद हो, ये तो ज़्यादातर आतंकवादियों और नक्सलियों में देखा जाता है। अब इस तरह से कोई न कोई संपर्क रहा होगा और ये लोग अपना ये काम किए, जबकि बराबर एप्लीकेशन पड़ती रही और लोग हल्के में लेते रहे। अगर ये जो सक्रियता अब दिखाए, इसके पहले दिखाए होते, संभवतः ये घटना न घटती। इनका ये घर जो बता रहे, शुरू से प्रधान जी भी बता रहे हैं इनके परिवार वाले की अवैध ज़मीन में बना हुआ है। अवैध ज़मीन में तो बाबा जी बुलडोज़र चलाने में तो बड़े आगे थे, तो अभी तक कहाँ बुलडोज़र रुका हुआ है? अब तक तो चलते आए हैं, लेकिन अभी ये बाबा जी का काम है, बाबा जी जाने, उनके प्रशासन जाने कि क्यों रुका हुआ है, उसमें हम अपनी राय तो कुछ दे नहीं सकते। जबकि ऐसे मामलों में हर जगह गिरवा देते हैं और न्याय के लिए चाहिए भी कि गिरवा दें, अगर अवैध में है तो। अवैध में है तो। जी, आप लोग क्या कहेंगे? हमारे साथ थे घनश्याम यादव, एडवोकेट अनुराग यादव के, यही मामला देख रहे हैं और जो भी बताया वकील साहब ने आप लोगों ने सुना। अभी देखिए कितना समय लगता है इस मामले में। धन्यवाद।